बेटा, आज हम अकाउंट्स में एनपीओ के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे टॉपिक कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। जो गुड्स कंज्यूम्ड हो जाती हैं उनकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स का। कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होते हैं बेटे, सबसे पहले हम ये समझेंगे। कोई भी एनपीओ है तो वह कंज्यूम करती है कंज्यूमेबल आइटम्स को। कंज्यूमेबल आइटम्स ऐसे आइटम्स हैं जो यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे आपका रजिस्टर जिस पे आप काम करते हो, यूज करने के बाद उसमें ब्लैंक पेपर्स नहीं बचते, वो कंज्यूम हो गए, वो यूज हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। जब आपके पेन का रिफिल खत्म हो जाता है तब आप उसे फेंक देते हैं, क्योंकि वो आगे यूज करने लायक नहीं होता। वो यूज हो गया, जो कंज्यूम्ड हो गया पूरी तरह से, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। जैसे आपकी पेंसिल आप शार्प करके उस पर से काम करते हैं और धीरे धीरे वो खत्म होती जाती है और एक दिन बिल्कुल पेंसिल इतनी छोटी रह जाती है कि आपके हाथ में पकड़ने लायक भी नहीं रहती। आप डेली रूटीन में बहुत सी सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, जैसे फूड खाते हैं आप, या फिर आप पानी पीते हैं, ये भी कंज्यूमेबल आइटम्स कहलाते हैं। अब एनपीओ के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स कौन कौन से हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड इन द ऑफिस। अगर कोई एनपीओ हॉस्पिटल है तो मेडिसिन इन द हॉस्पिटल। स्पोर्ट्स क्लब के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल बाय स्पोर्ट्स क्लब। जैसे मान लीजिए आपकी बास्केटबॉल है या आपकी कोई फुटबॉल है, कुछ समय बाद वो खराब हो जाती है, खेलने लायक नहीं बचती। या आपकी जो रैकेट के साथ आप शटल लेते हैं, जिसे आप हिंदी में बैडमिंटन रैकेट बोलते हैं और चिड़िया बोलते हैं, वो भी एक दिन खराब हो जाती है और आप उसे आगे यूज नहीं कर सकते। ये सारे के सारे कंज्यूम्ड आइटम्स कहलाते हैं। इन सच ए केस a separate stock account for each of the consumable item is prepared। हर एक कंज्यूमेबल आइटम के लिए हमें एक नया अलग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमें टू डिटरमाइन द कंजप्शन ड्यूरिंग द ईयर, हमें ये डिटरमाइन करनी होती है, ये करनी होती है कितना कंजम्पशन हुई उस साल। मटेरियल्स कंज्यूम्ड इज डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and opening stock of material is shown as asset in opening balance sheet, whereas closing stock of material is shown as asset in the closing balance sheet। जब भी हम मटेरियल को कंज्यूम करते हैं तो डेबिट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और हम उसे ओपनिंग स्टॉक को हम मटेरियल में शो करते हैं एज ए असेट इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग स्टॉक को हम शो करते हैं एज ए असेट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब हम अमाउंट ऑफ द आइटम कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। दो केस हो सकते हैं बेटा, मेन फर्स्ट केस है इफ टोटल परचेजेस आर गिवन। जब हमें टोटल परचेजेस गिवन हो, जब हमें टोटल परचेजेस गिवन हो तो इसका मतलब क्या है कि हमें परचेज गिवन है, या फिर हमें टोटल परचेजेस गिवन नहीं हो। या तो परचेज गिवन होंगी या परचेज गिवन नहीं होंगी। दो केस हो सकते हैं कि जब हमें टोटल परचेज गिवन है या टोटल परचेज गिवन नहीं है। सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट केस, जब टोटल परचेज गिवन है। इफ टोटल परचेजेस आर गिवन we use the following formula to compute material। इस फार्मूले को बनाने से पहले हम सिंपल एक एग्जांपल सीखते हैं, जिससे आप फार्मूला अपने आप बना सकते हैं। पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लीजिए साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 25,000 रुपए। टोटल परचेज कितनी है जो उसमें ऐड होगी, 50,000 रुपए। और साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15,000 रुपए का। तो कंज्यूम स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे निकालेंगे आप, पहले आप
ओपनिंग स्टॉक में 25 को ऐड कर देंगे। 25,000 में आप 50,000 ऐड कर देंगे, आपका टोटल आ जाएगा 75,000। उसमें से आप 15,000 जो क्लोजिंग स्टॉक था, जो आपका माल बच गया, उसको आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60,000। बेटे ये 60,000 जो है हमने वो यूज किया था, इस 60,000 को हमने कहीं सेल नहीं किया है। 60,000 का मतलब है ये 60,000 रुपए हमने कंज्यूम किए हैं स्पोर्ट्स मटेरियल में। सेल क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसका मतलब इन्होंने सेल नहीं किया है। तो ये 60,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। हमेशा ये एक्सपेंस है 60,000 रुपए, इसलिए ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट होता है और आपके राइट हैंड साइड पे क्रेडिट अकाउंट होता है। क्रेडिट में आप इनकम लिखते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपेंडिचर लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे आप इनकम लिखते हैं। तो डेबिट हो गया एक्सपेंडिचर, 60,000 रुपए एक्सपेंस हुआ है, इसलिए ये डेबिट साइड में जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 25,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें जो कि 1/4/2020, अगर मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट का ओपनिंग डेट है 1/4/2020 और क्लोजिंग डेट है 31/3/2021। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 2020-21 के लिए। तो आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 25,000 रुपए, परचेज दे रखी है 50,000 रुपए। बेटा परचेज को ऐड करते हैं और सेल को माइनस करते हैं, जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, क्योंकि वो आप सेल हुआ है, वो सामान आपके मटेरियल में से निकल गया है, आपके पास वो नहीं है, इसलिए इसे हम माइनस करते हैं। माइनस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, 20,000 रुपए की सेल हुई है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 15,000 दे रखा है। उसी क्वेश्चन को हमने दोबारा रिपीट किया है, सिर्फ हमने सेल ऐड की है 20,000 की। अब क्या फॉर्मूला बनेगा? कंज्यूम्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे निकालेंगे? 25,000 में जो ओपनिंग स्टॉक था, परचेज को हम ऐड कर देंगे 50,000 को, सेल को माइनस कर देंगे 20,000 को, और 15,000 क्लोजिंग स्टॉक है उसे भी हम माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आया 75,000 में से आपने 35,000 माइनस कर दिए 40,000। ये 40,000 रुपए कंज्यूम्ड हुए हैं, यूज हुए हैं, कंज्यूम्ड आइटम्स का अमाउंट है ये। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड लिखेंगे बच्चों? डेबिट साइड में। इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, आपको 1/4/2020 को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का 25,000 रुपए, परचेज दे रखी है 50,000 रुपए की, टोटल परचेज है ये 50,000 रुपए की, सेल दे रखी है आपको स्पोर्ट्स मटेरियल की 20,000 की, लेकिन बेटा इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 30,000 रुपए। बुक वैल्यू कितनी है? 30,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है आपको 15,000 रुपए। जब भी आप सेल माइनस करेंगे तो हमेशा बुक वैल्यू लेंगे, कभी भी हम कितने में हमने बेचा है ये मैटर नहीं करेगा। 30,000 सेल बुक वैल्यू थी, हम 30,000 माइनस करेंगे, ना कि हम 20,000 रुपए माइनस करेंगे। सेल हमने कितने में किया इसका मैटर कोई नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ बुक वैल्यू का लेना है। तो आप जब भी सेल को माइनस करेंगे तो आप 30,000 माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दे रखा है? 15,000। तो आप कंज्यूम्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25,000 रुपए। परचेज कितनी है? 50,000 रुपए। सेल आपको अभी बताया मैंने, बुक वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू है 30,000 माइनस 15,000, आपका आंसर आया 30,000, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा। अब इस तरह से हमने एक फार्मूला बना लिया, मटेरियल कंज्यूम। बेटा इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना सभी बच्चे याद से। मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इज बोथ मतलब क्रेडिट परचेज और कैश परचेज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल वैल्यू। अगर बुक वैल्यू दे रखी है इफ एनी तो हम बुक वैल्यू लेते हैं।
क्या फॉर्मूला बना आपका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस बोथ माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल वैल्यू, बुक वैल्यू अगर दे रखी है इफ एनी। टोटल परचेजेस का मतलब बेटा हमेशा ये होता है कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। हमने सीखा है दो तरह की परचेजेस होती हैं, कैश परचेज होती है, क्रेडिट परचेज होती है। तो आपका टोटल परचेज क्या हुई? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेज। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी फार्मूले पे। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें नीचे, हमें अमाउंट ऑफ स्टेशनरी निकालना है टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऐसा अमाउंट निकालना है स्टेशनरी का जो डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी पर ये बेसिक क्वेश्चन है। 1/4/2020 मतलब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू या ओपनिंग डेट, 31/3/2021 का मतलब क्लोजिंग डेट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000 मतलब क्या हुआ बेटा? ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31/3/2021 5,000। इसका मतलब क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 5,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 28,000 एज ऑन 1/4/2020 और 31/3/2021 को क्रेडिटर्स कितने हैं? 37,000 के। स्टेशनरी परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2021 वर ₹27,500। हमने टोटल परचेज दे रखी है, इसमें स्टेशनरी परचेजेस लिखा है, इसका मतलब टोटल परचेजेस है। अगर आपको लिखा होता कैश परचेजेस है तो कैश होती, अगर क्रेडिट परचेज लिखा होता तो क्रेडिट लिखा होता। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये टोटल परचेज है। इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? कंज्यूम्ड आइटम्स अमाउंट को कैसे निकालेंगे हम? कंज्यूम्ड आइटम का अमाउंट ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा आप पूछोगे मैडम इसमें तो दे रखा था क्रेडिटर्स। जब बेटा टोटल परचेज दिया हो तो हम क्रेडिटर्स को कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। टोटल परचेज वाले को क्वेश्चन में कभी भी क्रेडिटर्स को कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि नीचे परचेजेस लिखा था, इसका मतलब टोटल परचेज दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा था बेटा? 30,000 का। टोटल परचेज कितने की थी? 27,500 की। उसमें हमने क्या माइनस कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक 5,000। आपका आंसर आया 52,500। इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक फार्मूला यूज किया है आपने। कंज्यूम्ड अमाउंट कैसे निकाला? ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस का मतलब है जब हमें टोटल परचेज नहीं दी होंगी। इफ टोटल परचेज इज नॉट गिवन, हमें टोटल परचेज नहीं दे रखी। अमाउंट पेड फॉर मटेरियल कैश पेड, हमें कितना कैश पे किया है उसने? ये दिया होगा, कुछ अमाउंट दिया होगा। अमाउंट पेड फॉर मटेरियल्स कैश पेड। हम इसमें तीन चीजें ऐड करेंगे और तीन चीजें ही माइनस करेंगे। जब भी हमें कैश पेड दिया होगा, पैसा दिया होगा, तो हम उसमें तीन चीजें ऐड करेंगे और तीन चीजें माइनस करेंगे। फर्क क्या है दोनों में? वो सिंपल फार्मूला था, उसमें आप ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करते थे और उसमें माइनस करते थे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजें ऐड करनी है इस फार्मूले में और तीन चीजें माइनस करनी है। तो कौन कौन सी तीन चीजें प्लस होंगी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल, ये आपका प्लस होगा। क्रेडिटर्स एट द एंड, ये आपका प्लस होगा। एडवांस पेड फॉर मटेरियल एट द बिगिनिंग, ये आपका प्लस होगा। और माइनस क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग
और एडवांस पेड फॉर मटेरियल एट द एंड, ये तीन चीजें आपकी माइनस होंगी। प्लस क्या क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल, क्रेडिटर्स एट द एंड और एडवांस पेड फॉर मटेरियल एट द बिगिनिंग आपका ऐड होगा। माइनस क्या क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग और एडवांस पेड फॉर द मटेरियल एट द एंड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल आपका क्या है बेटा, असेट है। ओपनिंग स्टॉक है तो ये आपकी में जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स एट द एंड आपका क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ द आपका एट द एंड का मतलब है लायबिलिटी। ये लायबिलिटी आपकी कहां जाएगी, एट द एंड है, एंड का मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। एडवांस पेड फॉर द मटेरियल एट द बिगिनिंग, एडवांस जब भी हम पे करते हैं मटेरियल के लिए तो बेटा आपका ये क्या है, असेट है। बिगिनिंग है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये आपका क्या है, स्टॉक है, स्टॉक का मतलब असेट है। क्लोजिंग है, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। याद रखने का तरीका है, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, क्रेडिटर्स आपकी क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। लायबिलिटी कहां जाती है, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि बिगिनिंग की है ये। एडवांस पेड फॉर मटेरियल एट द एंड, ये आपका असेट है, ये आपका कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि एट द एंड है। जितने भी एंड वाले होंगे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, जो बिगिनिंग वाले होंगे वो सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। आपको असेट और लायबिलिटी में डिफरेंस पता चल गया। जो भी आपका स्टॉक होगा वो असेट है, जो भी आपका एडवांस होगा वो असेट है, और जो भी आपकी क्रेडिटर होगा वो आपकी लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में जैसे आप लायबिलिटी लिखते थे पहले सिंपल बिजनेस के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, वैसे ही बैलेंस शीट बनेगी। लेफ्ट पे आप लायबिलिटी लिखेंगे, राइट पे आप असेट लिखेंगे। लेकिन इस एनपीओ में आपको दो बैलेंस शीट बनानी है। एक जो बैलेंस शीट 31/3/2020 को क्लोज होगी उसे आप बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। दूसरी बैलेंस शीट जो आपकी 31/3/2021 को क्लोज होगी वो कहलाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। मतलब क्या है, जो पहले काउंटिंग ईयर के लिए है वो ओपनिंग बैलेंस शीट है, जो इस ईयर के लिए है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। और जो भी माइनस प्लस करके आंसर आएगा उसे हम कहेंगे कंज्यूम्ड मटेरियल। दिस इज डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे पहले वाला डेबिट हुआ था ऐसे ये भी डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। याद रखने का तरीका है बेटा, आपको ये जानते हैं हम सभी, टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन हमें पता है, हम सबको निकालनी आती है कि हम कैसे टेबल निकालते हैं। क्या था उसमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें क्या चीज ऐड हो रही थी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एडवांस एंड, ये आपके माइनस हो रहे थे। बस यहां बेटा आउटस्टैंडिंग की जगह आप लिख दो क्रेडिटर्स, तो वही आपका प्लस हो रहा है, क्रेडिटर्स एट द एंड। एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस हो रहा है, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग माइनस हो रहा है, और एडवांस एट द एंड माइनस हो रहा है। तो बिल्कुल सेम है, वहां दो चीजें प्लस होती थी और दो चीजें माइनस होती थी, यहां आपकी तीन चीजें प्लस हो रही हैं और तीन चीजें माइनस हो रही हैं। अब इस फॉर्मूले पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें कितनी मेडिसिन कंज्यूम्ड हुई जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में जाएंगी, उसका अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन को समझेंगे पहले ध्यान से हम। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, हमने पूरे साल में कितना अमाउंट पे किया मेडिसिन के लिए, 1,08,000। बेटा यहाँ इन्होंने अमाउंट पेड फॉर दी मेडिसिन लिखा है, इसका मतलब टोटल परचेज नहीं है, ये आपको क्या दे रखा है, कैश परचेज। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, आपने पेमेंट करी है मेडिसिन के लिए। मेडिसिन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 40,000, 40,000 बुक वैल्यू की चीज 25,000 में बेच दी गई।
तो जब भी हम कैलकुलेशन में लेंगे सेल, तो हम कितने की लेंगे? बुक वैल्यू की, 40,000 की। कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन, कैश परचेज दे रखा है मेडिसिन की 40,000। एक तो अमाउंट दे रखा था और एक कैश परचेज दे रखा है, तो इसका मतलब दो तरह की परचेज है जो कि आपकी ऐड होगी। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एट द एंड, क्रेडिटर्स दे रखे हैं एट द एंड 90,000, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग 21,000। बिगिनिंग में क्रेडिटर्स कितने हैं? 21,000। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। क्वेश्चन आपको पता है, फॉर्मेट आपको पता है, तीन चीजें ऐड होनी है, तीन चीजें माइनस होनी है। ऐड क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक, इन्होंने आपको परचेज ऐड करने को कहा है क्योंकि आपके पास ओपनिंग स्टॉक के बाद आपको एडवांस पेमेंट वाला क्वेश्चन नहीं था, नहीं तो वो भी ऐड होता। तो आपके पास सिर्फ क्या ऐड होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्रेडिटर्स एट द एंड। तीन चीजें ऐड हुई, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्रेडिटर्स एट द एंड। अमाउंट कितना पे किया था हमने पूरे साल में? 1,08,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख का। परचेजेस कितने की है? 40,000 की। क्रेडिटर्स एट द एंड आपको ऐड करना है 90,000। ये क्वेश्चन में आपको दिया है, सिर्फ आपको ध्यान देखना है कि आपको क्या चीज ऐड करनी है और क्या चीज माइनस करनी है। एडवांस वाला नहीं है तो उसे लीव कर देंगे, अगर एडवांस भी होता तो आप उसे ऐड करते। एडवांस पेड एट द बिगिनिंग आप ऐड करते और एट द एंड आप माइनस करते। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 आपको दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए। उसको माइनस करेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, इसका मतलब होता है ये अमाउंट माइनस होगा। जब भी हम अकाउंट्स में ब्रैकेट लगा देते हैं किसी नंबर के आगे, किसी रुपीस के आगे, किसी अमाउंट के आगे, तो इसका मतलब होता है वो माइनस होगा। दूसरी चीज क्या माइनस होगी? क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग में क्रेडिटर्स कितने थे? 21,000, वो भी माइनस होगा। आपने सेल करी थी जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000, सेल की थी 25,000 में से, तो क्या माइनस होगा? 40 या 25? बेटा 40,000 माइनस होगा क्योंकि बुक वैल्यू 40,000 थी, तो माइनस सेल 40,000। 1,08,000 में आप 1 लाख जोड़ेंगे तो 2,08,000, 2,08,000 में आप 40,000 जोड़ेंगे तो 2,48,000, 2,48,000 में आप 90,000 जोड़ेंगे तो 3,38,000। इसमें से आप माइनस करेंगे कितना? 20,000, 21,000 और 40,000, तो 20 और 21 41, 41 और 40 81,000 आपको माइनस करने हैं 3,38,000 में से, तो आपका आंसर आएगा 2,57,000। कंज्यूम्ड अमाउंट कितना हुआ? 2,57,000। इसे हम इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में करेंगे। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। इस तरह से बेटा आप कॉस्ट निकाल सकते हैं कंज्यूम्ड आइटम्स की, और आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस की। थैंक्स बेटा।